हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई ने जो लास्ट डे सैंपल पेपर रिलीज किया है, हम लोग उसका एनालिसिस जो पॉइंट है हम लोग उसे समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की क्वेश्चंस जो है वो आने वाली है, और ये जो सैंपल पेपर जो आपके पास जो अभी पहुंच चुकी होगी, आपने जिसको अभी तक देखा होगा, इससे आप क्या आइडिया लगा सकते हो कि आने वाले क्वेश्चंस जो है किस तरह के होंगे, क्वेश्चंस के लेवल क्या होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस होंगे। उन सभी डाउट्स पे मैं यहाँ पे आपसे बात करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने सैंपल पर्पस के लिए यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 की पेपर जो है वो ली है, लेकिन अगर आप सेम सिस्टम जो है आप ज्योग्राफी हिस्ट्री दूसरे सब्जेक्ट में भी देख सकते हो, तो ये बस सैंपल पर्पस के लिए है। यही सिस्टम अप्लाई होगा ज्योग्राफी में भी, हिस्ट्री में भी, या दूसरे सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले तो टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 40 मार्क्स है। सो टोटल जो क्वेश्चंस जो मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलने वाले हैं इस एग्जाम में वो है 40 इस पेपर पे। टाइम आपको दिया जाएगा कितना, 90 मिनट। तो 90 मिनट दिया जाएगा और टोटल जो मार्क्स होगी वो होगी 40 मार्क्स। नाउ तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस यहाँ गिवन है। तो आपकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो होगी, यहाँ पे अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे क्वेश्चंस को 3 सेट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। नाउ अब ऐसा क्यों किया है उन लोगों ने, एक ही साथ क्यों नहीं दे दिया? बिकॉज यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि क्वेश्चन की लेवल में थोड़ी सी डिफिकल्टी जो है वो इंक्रीज होगी। क्वेश्चन जो ए वाली सेक्शन की होगी उससे थोड़ा सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बी वाली थोड़ी सी टफ हो और सी वाली। इसके अलावा सो आप यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन सेक्शन ए जो है वहां पर टोटल रहेगी 24 क्वेश्चंस। तो सेक्शन ए में से टोटल 24 क्वेश्चंस रहेगी, सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस और सेक्शन सी में 12 क्वेश्चंस। तो अगर आप ऐड करो इनको 24, 24 और 12, इसको अगर आप ऐड करो तो ये बन के आता है 24 कितना हो गया, 48, और यहाँ पे टोटल आ गया ये कितना, 60। तो टोटल जो क्वेश्चंस जो पेपर में होंगे वो होंगे 60। मार्क्स कितने हैं, 40। तो क्या आपको कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये देखो। सेक्शन ए में से आपको जो अटेम्प्ट करना है वो 24 में से किसी भी 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। 24 में से किसी भी 20 को अटेम्प्ट करना है। सेक्शन बी में से भी 24 में से 20 अटेम्प्ट करना है, और सेक्शन सी में से जो है आपको 12 में से 10 अटेम्प्ट करना है। मतलब आपको टोटल जो क्वेश्चंस जो है ये तो होगा 60। टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं, तो टोटल अटेम्प्ट 20 + 20 + 10, मतलब टोटल अटेम्प्ट करना है आपको 50 क्वेश्चंस। टोटल अटेम्प्ट करना है 50 क्वेश्चंस, लेकिन इसके लिए जो मार्क्स मिलेंगे वो 50 नहीं है, मार्क्स जो है वो है 40। आज सभी क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं, तो फिर ये कैसे डिसाइड होगा कि यहाँ पे 50 होगा? ये कि जैसे अगर आप 50 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो तो वहां से आपको जो है 40 क्वेश्चंस के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। मान लो 50 में से अगर आपके 45 अगर करेक्ट हो जाते हैं, 50 में से 45 अगर करेक्ट हो जाते हैं, तो आपको फिर उस हिसाब से जो वहां पे जो है वो मार्क्स जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपको 40 क्वेश्चन नहीं, टोटल अटेम्प्ट जो करना है वो है 50 क्वेश्चन। और जैसे मैंने बताया जो क्वेश्चन का जो लेवल जो होगा ये स्लोली जो है ये इंक्रीज होगा। ये सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी धीरे धीरे ये थोड़ा सा लेवल जो है इंक्रीज होगा। अब क्वेश्चंस में भी वैरायटी है, आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाने वाले हैं। और एक और जो नया चीज जो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि केस स्टडी भी गिवन है। केस स्टडी जो है, तो केस स्टडी क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, कैसे प्रिपेयर करना है, मैं उस पर भी बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को एज ए एग्जांपल पर्पस हम लोग मैं यहाँ पे लूंगा, और मैं उस क्वेश्चन के आंसर तो नहीं देखेंगे क्योंकि वो आपको ऑफ कोर्स आपको वो पता होगा। हम लोग वो क्वेश्चन के वहां पे वो क्वेश्चन से आप क्या अंडरस्टैंडिंग जो है वो ले सकते हो, वहां पे उस क्वेश्चन को देने का कारण या उसको किस तरह से अप्रोच करना है, मैं उनसे बात करूंगा। हम लोग अप्रोच पे बात करेंगे जिससे आप जो है एग्जाम में क्वेश्चंस जो है वो छोड़ के नहीं आओ। तो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन को अगर आप देखो सेक्शन ए में, तो जैसा मैंने बताया सेक्शन ए में थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे। तो सेक्शन ए में अगर आप नोटिस करो तो एक तो है सिंपल सा क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है और आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस दिए जाएंगे, और ये वाले क्वेश्चंस जो है ये काफी इजी है। अगर आपको चैप्टर अच्छे से पता है, अगर आपने प्रॉपर्ली चैप्टर पढ़ा है, ठीक है, अगर आपने कहीं लेक्चर सुना है, तो आप अगर अच्छे से लेक्चर को कवर किया है तो डेफिनेटली आप इन सब के क्वेश्चंस को आप कर पाओगे। जो 2 है यहां पे थोड़ा आपको फोकस करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होंगे कि आपको यहाँ पे देखो क्वेश्चंस दिए हैं और वहां पे नीचे में 3 वर्ड, 4 वर्ड या फिर 3 स्टेटमेंट दे देंगे, 4 स्टेटमेंट दे देंगे, और उसमें से आपको फाइंड करना होगा करेक्ट। ये जो क्वेश्चन जो है ये टफ है, ये टफ है।
ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके पूरे क्वेश्चन पेपर में बहुत ही इजी भी हो सकते हैं और बहुत ही टफ भी हो सकता है। अब इसका मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज आप यहां पे आप देखो कि जब आप क्वेश्चंस को आप जब रीड करोगे तो वहां पे हो सकता है कि अच्छा मैं ये इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए, मैं एक बेटर एग्जांपल देकर समझाता हूं। ठीक है, तो मैं आपको एक बेटर एग्जांपल देके मैं ये समझाता हूं कि ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे कि जहां पे 2 स्टेटमेंट होंगे, 3 स्टेटमेंट होंगे और नीचे में फिर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा, देखो करेक्ट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, तो उनको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए ताकि आपका मैक्सिमम चांस हो कि आप उसे करेक्ट करके आओ, उस पर बात करेंगे। ये सब तो टोटली फैक्चुअल वाले क्वेश्चन है, ये सब आपको जो है वो करना है। अब यहाँ पे जैसे हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करने के लिए भी दिया जा सकता है। तो क्वेश्चन जो गिवन जो रहेगी वहां पे आपको रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। ठीक है, सो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि आपके क्वेश्चंस होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वहां पे कुछ ऑप्शंस आपको फिल करना है, वैसे वाले क्वेश्चंस होंगे। आपके क्वेश्चन होंगे नीचे 2-3 स्टेटमेंट होंगे और फिर उसमें से आपको करेक्ट या रॉन्ग फाइंड करना है, ऐसा रहेगा। अब ये सब थोड़े से ये इजी टाइप के हैं, मैं इसमें मैं नहीं आ रहा हूं, मैं कुछ क्वेश्चंस जो आपको जो है, हाँ ये क्वेश्चन को आप थोड़ा सा फोकस करो, यहां से आपको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपके सिलेबस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो चैप्टर है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो चैप्टर है, उसको रिनेम करके वहां पे जो सिलेबस में जो है वहां पे दिया है यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ लोगों का मानना यह था कि अब जो एमसीक्यू जो आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन के ऊपर में ही आएंगे, यूनाइटेड नेशन और उसके जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर में आएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे आप अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे आप देखो तो वर्ल्ड बैंक को जरा देखो, एमनेस्टी इंटरनेशनल को आप देखो, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को आप अगर रिलेट करो यूनाइटेड नेशन से, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल तो एक अलग एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ये दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है। अब फिर भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी जो चैप्टर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो चैप्टर है, तो वहां पे आपके चैप्टर में यूएन की तो इंफॉर्मेशन दी गई है, यूएन के बारे में तो बात किया गया है, लेकिन आप वहां नोटिस करो कि साइड में बॉक्स वगैरह बना के दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन की भी बात की गई है, एंड दैट मीन्स वो भी सिलेबस में है। क्योंकि एमनेस्टी पूछा है, यहाँ पे आप देखो डब्ल्यूटीओ पूछा है, मतलब कि वो भी सिलेबस में है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि एमनेस्टी जो है ये तो यूएन का नहीं है तो ये नहीं आएगा, बिल्कुल ये आने वाले हैं, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो। फिर कुछ लोगों की क्वेश्चन है कि सर टाइमलाइन का क्या, टाइमलाइन भी पूछे जाएंगे क्या? आप इन टॉपिक को आपको देख के क्या लगता है? यहाँ पे देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको जो है इसको अरेंज करना है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर आपको अरेंज करना है, और ये सब जो है वो तो साइड मेन चैप्टर में नहीं दिए, साइड में बॉक्स बना बना कर दिए गए थे। अब क्रोनोलॉजी पूछ रहा है, दैट मीन्स जरूर इसका जो है वो डेट आपको पता होना चाहिए। दैट मीन्स आपको टाइमलाइन बिल्कुल करना है, साइड में जो आपको टाइमलाइन दी गई है आपको बिल्कुल वो कंप्लीटली करना है, आपको उसको टाइमलाइन को मिस नहीं करना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो आगे बढ़। तो ये आप लेसन एक ले लो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो साइड में जो बॉक्स वगैरह बना के जो ऑर्गेनाइजेशन दूसरी दी गई है आपको वो करना है, आप ये लेसन ले लो। दूसरा आप याद रखो कि टाइमलाइन जो है आपको बिल्कुल करना है, वहां से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देख के ही ऐसा पता चल रहा है कि टाइमलाइन से भी दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे अब कुछ टॉपिक ऐसे है। अब ये क्वेश्चन नंबर 13 ये देखो, मैंने जो क्वेश्चन ये तो न्यूली एडेड टॉपिक है, ये क्वेश्चन मैंने जो अपनी वीडियो जो बनाई है उसमें अगर आप जाके अगर आप इसे देखो तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे जो है मैंने जो एमसीक्यू प्रोवाइड किया है वहां पे एग्जैक्ट, इवन ऑप्शंस भी मैच करते हैं, इवन ऑप्शंस भी मैच कर रहे हैं। ठीक है, तो आप मेरी वीडियोस का यूज कर सकते हो, क्योंकि मेरी वीडियोस को मैंने जो है काफी सारे हम लोगों ने 3-4 पॉलिटिकल साइंस के टीचर हम लोगों ने उसको डिस्कस करके एंड देन एमसीक्यू को फाइंड करके हम लोगों ने उसको एमसीक्यू को बनाया है, काफी सोच समझ के उसको बनाया है, तो आप उसका यूज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं इन क्वेश्चन इस सब टाइप के क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। यहाँ पे देखो आपको स्टेटमेंट गिवन है और आपको फाइंड करनी है कि यहाँ पे देखो यहाँ पे करेक्ट कौन सी है या फिर रॉन्ग कौन सी है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए आपको ये चारों आंसर जो है ये पता होना चाहिए, क्योंकि अगर चारों के बारे में आप कंफर्म नहीं होगे तो आप उसको कैसे टिक करोगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच करने का जो बेस्ट मेथड है, मैं एक एग्जांपल से आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे देखो टाइमलाइन है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल टाइमलाइन का आपको बिल्कुल डेट्स वगैरह जो है बिल्कुल करना है। जो मैं बता रहा था अभी कि क्वेश्चंस कैसे करना है, मैं एक एग्जांपल में लेता हूं, सेक्शन बी में आकर के मैं एग्जांपल के थ्रू आपको वो समझा देता हूं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे लिखते हैं
क्वेश्चन नंबर 26 को देखो, यहां से हम लोग कुछ समझ में आएगा हमें। आप यहां पहले मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और इसके बैकग्राउंड में क्या स्टोरी है मैं आपको बताता हूं। और बेसिकली यहां पे मैं ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रहा हूं, कुछ रीजन है। व्हाई डिड रशिया बिकम द सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर? रशिया जो है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन होने के बाद, डिसइंटीग्रेशन जब 1991 में हुआ तो उसके बाद रशिया जो है वो यूएसएसआर का सक्सेसर क्यों बना? पहला क्वेश्चन ये है। अब उसके कुछ यहाँ गिवन रीजंस जो है वो यहाँ पे गिवन है। अब रीजंस को देखते हैं। रशिया लेड द फॉर्मेशन ऑफ सीआईएस, रशिया ने सीआईएस जो है उसका फॉर्मेशन को लीड किया। बिल्कुल रशिया ने बिल्कुल सीआईएस का यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे फॉर्मेशन जो यहाँ पे लीड हुआ है। लेकिन आप देखो स्टेटमेंट तो करेक्ट है, लेकिन क्या स्टेटमेंट, क्या यूएसएसआर के बाद में रशिया जो है वो सक्सेसर बना, क्या इसका कारण ये है कि रशिया ने जस्ट सीआईएस फॉर्म कर दिया इस कारण से उसे क्या यूएसएसआर का सक्सेसर बना दो? नहीं, दैट मीन्स स्टेटमेंट तो करेक्ट है लेकिन ये करेक्ट रीजन इसका नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बिल्कुल एकदम केयरफुली आपको रीड करना पड़ेगा। स्टेटमेंट जो आपको करेक्ट लग रहा है, जैसे ही करेक्ट आपको दिखेगा आप तो ये समझ के बैठे होगे कि अच्छा ऑप्शन ए तो कंफर्म जो है वो होगा, लेकिन नहीं, ये देखो ये इससे प्रॉपर मैच नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर रीजन जो है उसका प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां पे आपको लग सकता है कि ए करेक्ट है लेकिन ए करेक्ट नहीं है। अब बाकी ऑप्शंस में आते हैं, लेकिन बाकी ऑप्शंस में आने से पहले ऑप्शन में आते हैं हम लोग। बाकी जो स्टेटमेंट है उसको देखने से पहले आप ऑप्शन को एक बार ऑब्जर्व करो। जैसे ही मैं कंफर्म हो गया कि यहां जो है क्वेश्चन नंबर ए जो है ये तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है, जैसे मैं ये कंफर्म हो गया कि स्टेटमेंट नंबर ए जो है ये तो आंसर का पार्ट नहीं होगा, आप ऑप्शन में देखो ए कहां कहां है, ये वाले में है और ये वाले में है, तो दैट मीन्स ये दोनों में ए प्रेजेंट है, दैट मीन्स हमारा ये आंसर का पार्ट नहीं होगा। सो आप ऑप्शन 1 को काट दो, ऑप्शन 3 को काट दो। देखो आप बेटर कंडीशन में पहुंच गए, आप 50-50 कंडीशन में पहुंच गए क्योंकि आप कंफर्म हो गए हो। अब जो आगे आंसर होना है वो 2 या 4 में से कोई एक होना है, बिकॉज आप कंफर्म हो कि ए तो डेफिनेटली नहीं होगा। तो इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको एग्जाम में ऐसे वाले जो क्वेश्चंस जो आएंगे मल्टीपल स्टेटमेंट वाले, वहां पे आपको जो अप्लाई करना है उस मेथड को बोलेंगे एलिमिनेशन मेथड। आप पहले एक ऐसा स्टेटमेंट को देखो, पूरा क्वेश्चन को मत देखो, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पूरा क्वेश्चन को आपको नहीं देखना है, पूरा रीड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। आप एक ऐसे स्टेटमेंट को देखो जिसके बारे में आप 100% कंफर्म हो कि ये तो आंसर का पार्ट डेफिनेटली नहीं होगा, या फिर आप 100% ये कंफर्म हो जाओ कि कोई एक स्टेटमेंट जो है वो तो डेफिनेटली आंसर का पार्ट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो है आपको उसको देखना है ना। तो जैसे यहां पे हम लोगों ने 100% कंफर्म होगा कि ए तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो देखो हमारा कितना इजी हो गया, हमने ऑप्शन 1 जो है और 3 जो है इसको काट दिया। अब 2 और 4 जो है वो बच गए, तो अब हमारे लिए थोड़ा सा इजी है। अब 2 और 4 को भी अगर थोड़ा सा अगर आप देखो तो देखो दोनों में ऑप्शन बी प्रेजेंट है, मतलब हमारा आंसर में बी वाला जो स्टेटमेंट जो है वो होना ही होना है। तो बी वाला जो स्टेटमेंट है फिर इसमें दिमाग मत लगाओ, क्योंकि आंसर से तो साफ पता चल रहा है कि बी वाला जो स्टेटमेंट जो है ये तो कंफर्मली होना है, तो फिर बी वाले में फिर क्यों दिमाग लगाना, क्योंकि बी जो है वो आंसर डिसाइड नहीं करता, तो बी को देखो ही मत, क्योंकि बी तो आंसर का पार्ट बनना ही है। बी को जो मैटर करता है वो सी एंड डी पे, या तो सी आएगा या तो डी आएगा, लेकिन दोनों में से कोई एक नहीं। तो आप इन दोनों को ऑब्जर्व करो कि ये दोनों में से कौन से आएंगे, तो ये दोनों में से कौन से आएंगे आप इसको ऑब्जर्व करो। तो इसको अगर आप ऑब्जर्व कर, इसको अगर आप प्रॉपर्ली अगर आप इसे देखते हो, क्वेश्चन नंबर 26 जो है इसको अगर आप सही तरीके से देखते हो तो यहां पे आपको पता चलता है कि देखो ये डी वाला जो स्टेटमेंट है, देखो सी को अगर देखते हैं तो इट वॉज अ लार्ज रिपब्लिक, रशिया बहुत ही लार्ज रिपब्लिक था जस्ट बिकॉज यूएसएसआर का सक्सेसर बना, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो पोस्ट वर्ल्ड में, पोस्ट जब ये डिसइंटीग्रेशन वगैरह जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद में हम लोग ये देखते हैं कि जब ये कंट्रीज यूनाइटेड नेशन में जब ये मेंबर बने, यूएन का सिस्टम में, जब ये रशिया जो है उसको परमानेंट सीट मिल जाएगा यूएसएसआर वाला, और ये लोग थोड़ा सा अपना इकोनॉमिक रिफॉर्म वगैरह करने का ट्राई करेंगे, तो उस समय बोरिस येल्सिन जो थे ये थोड़े से ये सपोर्टिव थे, ये वो जो कम्युनिस्ट हार्ड लाइनर थे उनसे ये थोड़े डिफरेंट थे। एज अ रिजल्ट इन्होंने काफी रिलेशन को ठीक करने का ट्राई किया बिटवीन द वेस्ट एंड द रशिया।
तो करेक्ट जो यहाँ पे आंसर बनेगा, और इस कारण से इनको सपोर्ट भी मिला कि ये यूएसएसआर के जो है सक्सेसर बने। बाकी कंट्री ने सपोर्ट किया कि ठीक है, यूएसएसआर में तो काफी सारे कंट्री थे, उसका सक्सेसर कौन बनेगा, तो रशिया बनेगा। क्यों? क्योंकि इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था बोरिस येल्सिन ने, क्योंकि वो उनका जो रोल था, वो जो बाकी कंट्री के साथ जिस तरह से डील कर रहे थे, वो कहीं ज्यादा बेहतर तरीका था, काफी कैरिस्मेटिक लीडर थे। तो इस कारण से हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे बी एंड डी जो है ये हमारा करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन को देखो एनालाइज करने से आपको ये समझ में आया कि आपको एलिमिनेशन कैसे करना है, और यही मेथड आपको हर एक क्वेश्चन में जो है वो लगाना है। क्योंकि देखो बहुत बार ऐसा होगा कि आप किसी स्टेटमेंट को रीड करोगे और आपको लगेगा कि वो स्टेटमेंट तो डेफिनेटली करेक्ट है। जैसे यहीं पे आप देखो सी वाला स्टेटमेंट जो है, इसको रीड करके तो डेफिनेटली काफी लोगों को लग रहा होगा कि लार्जेस्ट रिपब्लिक था, इस कारण से उसको यूएसएसआर का सक्सेसर बना दिया गया। ठीक है, तो लग रहा है कि लार्जेस्ट था, पावरफुल था, इसलिए बना दिए, बाकी छोटे छोटे थे इसलिए नहीं बनाए। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत बार बहुत सारा स्टेटमेंट जो है वो आपको करेक्ट लग सकता है, लेकिन आपको बाकी सारे ऑप्शन को एनालाइज करके एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जाना है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आपको सारे स्टेटमेंट करेक्ट लगेंगे, लेकिन चुनना तो कुछ एक है, तो आपको वहां पे एलिमिनेशन मेथड जो है वो आपको हेल्प करेगा। और ये सिर्फ उस क्वेश्चन में नहीं, आप बहुत सारे दूसरे जो क्वेश्चंस जो है आप वहां पे भी इसको आप जब अप्लाई करोगे तो वहां पे आप देख सकते हो। मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, ये सब जो है मैंने नीति आयोग के, ये थिंक टैंक है, राजीव कुमार वाइस चेयरपर्सन है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, नीति आयोग जो है वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पे काम करता है। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, जैसे रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है तो रॉन्ग वाली जो है फाइंड करनी है। लेकिन इस तरह के मैंने क्वेश्चंस जो है टोटली कवर किए हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस को देख के काफी, कम से कम अपने खुद के एफर्ट से काफी मैं हैप्पी हूँ कि मेरे जो क्वेश्चंस जो मैंने फ्रेम किए हैं वो काफी ज्यादा मैच कर रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस की ये जो यहाँ पे गिवन जो है इससे ना। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट जो आता है वो है असर्शन और रीजन। असर्शन एंड रीजन को अगर आप थोड़ा सा अगर आप देखो तो असर्शन एंड रीजन में बेसिकली होता यह है कि सबसे पहले इसको अप्रोच कैसे करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन वगैरह को देखने का कुछ दरकार नहीं है, आप ऑप्शंस को बिल्कुल ना देखो, आपको सिंपली असर्शन एंड रीजन को देखना है। और आप सिंपल इस डिस्कशन पे आओ, इस पॉइंट पे आओ कि ये जो असर्शन है या ये जो रीजन जो है ये करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो आप असर्शन को आपको रीड करना है, आप पहले ये देखो कि ये क्या, ये ट्रू है कि ये फॉल्स है। उसके बाद में आप रीजन में आओ, फिर वो देखो कि ट्रू या फॉल्स है। अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स निकल गया, कोई भी एक, क्योंकि आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि दोनों में से कोई भी एक फॉल्स निकल गया, तब तो आपके लिए आसान है। क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है उसी समय कट जाएगा। दोनों स्टेटमेंट से कोई भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स निकल गया तो आप सी एंड डी जो है, मान लो फॉर एग्जांपल रीजन फॉल्स निकल गया, तो बाकी सारे को आप भूल जाओ। रीजन फॉल्स कहां है, यहाँ रीजन जो है इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी। आपके लिए काफी आसान है। या फिर आप कंफर्म हो गया कि असर्शन फॉल्स है तो आप डायरेक्टली सी को मार्क करोगे, वन ए और बी को देखना ही नहीं है। तो आप दोनों फॉल्स, दोनों में से कोई भी एक फॉल्स हो गया तब तो आराम से आप जो है ये टिक कर सकते हो। तो एक फॉल्स हो गया तो फिर मान लो पहला वाला स्टेटमेंट को आप रीड कर रहे हो और आपको पता चल गया कि ओके ये वाला फॉल्स है, दूसरा वाले को रीड देखना भी नहीं है, दूसरा वाला रीजन को देखना भी नहीं है। अगर आप कंफर्म हो गए हो कि असर्शन अगर फॉल्स है तो डायरेक्टली आप जाके असर्शन जो है ऑप्शन सी वाले को टिक करो, रीजन को देखना भी नहीं है, रीजन को सोचना भी नहीं है कि वो सही है गलत है। अगर आप कंफर्म हो गए हो तो, अगर आप असर्शन में कंफर्म नहीं हो पा रहे हो कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है, तो आप रीजन को चेक करो कि वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। अगर वहां पे कोई फॉल्स एकदम कंफर्म हो जाते हो, कंफर्म अगर हो जाते हो, तब जाके आपको जो है ऑप्शन डी मार्क करना है। लेकिन अगर दोनों ही ट्रू मिलता है तब तो जाके हम लोग सी एंड डी को काट सकते हैं, तब हमारे सामने ऑप्शन है ए एंड बी, दोनों ही करेक्ट है। लेकिन क्या जो रीजन जो है ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ये जो रीजन गिवन है ये क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो आपको ये चेक करना है। और इसके लिए आपके पास बहुत ही बेटर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पूरी चैप्टर की, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप एनसीईआरटी को रीड करो। तो एनसीईआर असर्शन रीजन को कैसे अप्रोच करना है आपको समझ में आया? ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइमलाइन के क्वेश्चंस आने वाली है। हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे असर्शन रीजन जो है वहां पे सबसे पहले चेक करो, असर्शन रीजन वाले में फॉल्स को ढूंढने का ट्राई करो, ट्रू नहीं। पहले ये ढूंढने का ट्राई करो कि असर्शन रीजन में से कोई भी एक फॉल्स है, एक भी फॉल्स निकल गया तो दूसरे को चेक करने का दरकार नहीं है, सीधे ऑप्शन में आ जाओ, टिक करो। मल्टीपल स्टेटमेंट में क्या करना है आपको, एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज करना है।
आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस यहाँ पे जो गिवन है, बहुत सारा क्वेश्चंस को देख के काफी लोगों को लग रहा होगा कि ये तो टोटली पता नहीं कहां से पूछ दिया उन लोगों ने। आप एक बार एलिमिनेशन मेथड लगा के आप देखो, देखो आपके बहुत सारे आंसर जो है, जो पहले आप इनकरेक्ट मार्क कर रहे थे, आपके वो करेक्ट आ जाएंगे। असर्शन रीजन का मैंने मेथड बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन रीजन, यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे देखो असर्शन रीजन का, यहाँ पे देखो ये मैंने मेरे ये क्वेश्चंस मेरे ये वीडियो में है, ये सब पार्ट 5 एंड पार्ट 6 में मैंने ये सब कवर किया है, आप देख सकते हो। स्टेटमेंट बहुत सारे दे देंगे एंड देन आपको इनकरेक्ट भी फाइंड करने के लिए बोल सकते हैं, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि सिर्फ करेक्ट नहीं, आपको इनकरेक्ट भी फाइंड करने के लिए आपको जो है वो बोला जा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी में सबसे पहले तो जो पिक्चर्स वाली जो क्वेश्चंस जो आती है वो आएंगे। तो मैं अभी पॉलिटिकल साइंस की जो मैं एमसीक्यू अपलोड कर रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं 1 या 2 वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरे टर्म 1 के लिए जितने भी पिक्चर्स हैं उनके जो भी एक्सप्लेनेशन है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं, जो भी एक्सप्लेनेशन है वो मैं पूरा वो प्रोवाइड करूंगा। तो आप वो वीडियो जो है वॉच करके आप वहां से प्रिपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इमेज को प्रॉपर्ली रीड करना है। इमेज के नीचे में जो छोटे छोटे लाइंस में, छोटे छोटे वर्ड्स में कुछ लिखे रहते हैं, आपको बिल्कुल वो देखना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, अगर आप ये पिक्चर को देखो और इसके नीचे क्या लिखा हुआ है, आप अगर नोटिस करोगे तो ये लिखा हुआ है कि ये जो है यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है, एम्बलम है। ये जो दिख रहा है ये एक्चुअली ऑलिव की पत्तियां हैं, ऑलिव ट्री की लीव्स है। ये वाली जो है ये वर्ल्ड मैप है और ये सिंबलाइज करता है वर्ल्ड पीस को। तो ये आप तभी बोल सकते हो जब आपने ये लोगों के नीचे में जो वो छोटे छोटे वर्ड्स में, छोटे छोटे फंट में जो लिखा हुआ था, आप उसको अगर रीड करो, ठीक है। आप किसी भी वीडियो में चले जाओ, कहीं पे भी कोई भी वीडियो वगैरह एक्सप्लेनेशन है, आपको वहां पे ये सब चीज जनरली प्रॉपर्ली कवर नहीं होती है, इसीलिए आपको डेफिनेटली आपको एनसीईआरटी जो है वो रीड करना है। तो आपको इसका ख्याल रखना है। इसके अलावा जो न्यू एक और चीज जो है यहाँ पे जो है वो है क्या कि केस स्टडी। मैं कुछ स्टूडेंट से बात कर रहा था, मेरी कुछ स्टूडेंट से बात हुई, वो लोग बड़े खुश नजर आ रहे थे कि सर केस स्टडी क्या है। केस स्टडी का मतलब है आपको एक लाइन दे देंगे, कुछ पैराग्राफ दे देंगे और उस पैराग्राफ के बेसिस पे आपसे जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पैराग्राफ के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो ये पैराग्राफ गिवन है और इसके बेसिस पे क्वेश्चन है यहाँ पे 52, 53, 54, ठीक है, फिर 55, तो 4 क्वेश्चन उस पैराग्राफ के ऊपर में है। फिर यहाँ पे एक और पैराग्राफ दे दिया, यहाँ पे आप नोटिस करो। अब इस पैराग्राफ के ऊपर में भी देखो, यहाँ पे 56, यहाँ पे 57, 58, 59, यहाँ पे 60, ये सब क्वेश्चंस वहां पे उस पे बेस्ड है। तो पैराग्राफ के बेसिस पे ये जो है एक पैराग्राफ दे दिया है आपको, जैसे आप शायद इंग्लिश में आप करते आ रहे होगे अनसीन पैसेज, एक अनसीन पैसेज दे दिया जाता है और नीचे काफी सारे क्वेश्चंस दिए जाते हैं और फिर आपको वो आंसर करना होता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, ये अनसीन पैसेज नहीं है। जो ये सोच रहे हो कि पैराग्राफ तो गिवन रहेगा ही, पैराग्राफ को रीड करेंगे, आप पैराग्राफ को रीड करने के बाद में नीचे जो क्वेश्चंस जो है उनके आंसर तो आराम से दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। क्यों? आप नोटिस करो एक बार, पैराग्राफ जो दिया हुआ है यहाँ पे आप नोटिस करो, पैराग्राफ में यहाँ पे सीटीबीटी लिखा हुआ है ना। कहीं पे भी सीटीबीटी का फुल फॉर्म लिखा हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया, क्वेश्चन में तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म उन्होंने पूछा है। तो आप ये वाले क्वेश्चन को आप क्या बोलोगे कि पैराग्राफ से है? बिल्कुल नहीं, कहां पैराग्राफ से है? पैराग्राफ में तो कहीं पे भी सीटीबीटी का फुल फॉर्म ही उन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन यहां तो सीटीबीटी का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो है पैराग्राफ के बेसिस पे, पैराग्राफ से आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको आंसर चूज करने में हेल्प मिलेगी, लेकिन आपकी जो चैप्टर जो है वो आपको क्लियर होना चाहिए। सिर्फ पैराग्राफ के बेसिस पे आपकी ये आंसर्स नहीं बनेंगी। ये केस स्टडी के क्वेश्चन जो है वो जो पैराग्राफ गिवन है उसके ऊपर में सिर्फ उसके बेसिस पे नहीं बनेगी, आपको एक्स्ट्रा पता होना चाहिए। और एक्स्ट्रा क्या? आपको चैप्टर पता होना चाहिए। पैराग्राफ स्टडी, ये जो केस स्टडी है, यहां से एक और लेसन आप ले सकते हो कि यहां देखो ये जो लाइंस है, ये जो लाइंस है ये कहां से गिवन है? तो ये आपके जो बुक है, जो एनसीईआरटी वाली जो आपकी जो बुक है, वहां से उन लोगों ने उठा के दिया हुआ है, वहां से उन लोगों ने दिया हुआ है। अब एक चीज देखो, कुछ लोगों को मैं नोटिस करता हूं, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग किसी टीचर के नोट्स, किसी इंस्टीट्यूट के नोट्स या यूट्यूब में कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो उसको देखते हैं एंड देन वो लोग ये फील करते हैं पूरा चैप्टर समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया मेरा, अब जो है मैं एग्जाम में 100% मार्क्स लेके आऊंगा। ऐसा नहीं होने वाला। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि देखो पैराग्राफ जब आपका गिवन है वहां पे,
और उस पैराग्राफ के बेसिस पे डायरेक्टली नहीं, लेकिन उस पैराग्राफ पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जब यहाँ पे फ्रेम्ड है, तो वो जो पैराग्राफ, कौन सा पैराग्राफ देंगे एग्जाम में, जब पैराग्राफ जब वो लोग देंगे तो कौन सी वाली पैराग्राफ देंगे, एकदम इजी वाली नहीं, वो ऐसे पैराग्राफ देंगे जहां पे बहुत ही कुछ टेक्निकल वर्ड्स वगैरह जो है इंक्लूडेड हो। जैसे यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे मैं एक लाइन देखो, यहाँ पे आप रीड करो, यहाँ पे द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज मेड इट क्लियर दैट द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज कैन बी रिव्यूड एंड चेंज्ड इन कॉन्सेंस। अब कॉन्सेंस मतलब क्या, स्टूडेंट को तो पता ही नहीं। क्यों नहीं पता? बिकॉज उन लोगों ने तो कभी तो ये वर्ड को रीड ही नहीं किया, सुना ही नहीं ये वर्ड। या फिर कुछ ऐसे वर्ड है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इज ऑलवेज पीस ओरिएंटेड, तो इस लाइन का मतलब क्या? ठीक है, तो ये हमारा रिफ्लेक्ट, ये जो लाइन को रीड करो, और विच क्लियरली इंप्रेशन इज रिफ्लेक्टेड इन द पॉलिसी ऑफ नो फर्स्ट यूज। मतलब ये है यहाँ पे जो ये सब वर्ड्स जो है, रीजनल सिक्योरिटी, ठीक है, रीजनल का मतलब है कि आसपास का एरिया, सिक्योरिटी का मतलब है कि जो सिक्योरिटी हमारे आर्मी फोर्स होते हैं, बस यही मतलब है क्या? ऐसा नहीं है। अगर आप सिर्फ वर्ड का मीनिंग देख के जा रहे हो कि हाँ रीजनल मतलब ये, और सिक्योरिटी का, रीजनल का मतलब आसपास के कंट्री के बात कर रहे हैं, और सिक्योरिटी मतलब वो सेफ्टी का बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको वो जो स्टेटमेंट जो दिया है उसके बैकग्राउंड में क्या नॉलेज है, उसके बैकग्राउंड में जो कोर आइडिया क्या है, वो कोर आइडिया आपको पता होना पड़ेगा, तभी जाके आप केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज केस स्टडी में आप मिस कर जाओगे। तो कैसे अप्रोच क्या करना है केस स्टडी का? पहला जो अप्रोच वो है, आपको एनसीईआरटी जो है वो रीड करना है। दूसरा, और उसमें और क्या करना है, एनसीईआरटी रीड करते समय जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप सिर्फ गूगल करके उसके वर्ड मीनिंग नहीं फाइंड करो, गूगल कर लिए वर्ड मीनिंग फाइंड कर लिया, ऐसा नहीं है। आप वो जो स्टेटमेंट गिवन है, लाइन गिवन है, उसके पीछे की जो आइडिया जो है, वो आइडिया को समझने का आप ट्राई करो, तब जाकर के आप जो है ये केस स्टडी जो है यहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक छोटा सा एनालिसिस था। ठीक है, मैं एग्जाम से पहले मैं काफी सारी केस स्टडी की वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे मैं केस स्टडी को और कैसे सॉल्व करना है और काफी एग्जांपल के साथ हम लोग देखेंगे इसे, तो मैं उसकी वीडियो लेके आऊंगा। ऑल्दो ये जितने क्वेश्चंस यहाँ गिवन है, इन सभी के आंसर्स एनसीईआरटी ने तो दे दिए हैं, ऑप्शंस दे दिए हैं, लेकिन एक्सप्लेनेशन उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है कहीं भी। उन्होंने बस आंसर जो है वो प्रोवाइड कर दिया है कि कौन से क्वेश्चन की कौन सी आंसर होगी, एक्सप्लेनेशन नहीं है। और इस कारण से काफी सारे स्टूडेंट के मन में कंफ्यूजन है कि ये वाला ऑप्शन तो देख के लग रहा है कि रॉन्ग है, एनसीईआरटी ने, सीबीएसई ने तो गलत बताया है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं सभी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन अगर प्रोवाइड करूं कि क्यों वो आंसर वो है, तो आप मुझे कमेंट पे आप मुझे बोल सकते हो। तो अगर मैं देखता हूं कि आप लोग काफी लोग अगर इसकी डिमांड करते हो, तो मैं इन सबकी एक्सप्लेनेशन की एक वीडियो जो है मैं वो लेके मैं आऊंगा। और टिल देन यही करते हैं। तो एट दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट पे पूछ सकते हैं। मेरी टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में वहां पे गिवन है, टेलीग्राम ग्रुप की, आप वहां पे जुड़ के मुझसे क्वेश्चंस जो है वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।